सर योगानंद शास्त्री जी, आपका हमारे एशियन इवेंट न्यूज़ चैनल में स्वागत है। अभी आपका पार्टी का 9वां अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में पार्टी के जो सुप्रीमो है शरद पवार साहब, उन्होंने बहुत संगठन में बहुत बड़ा फेरबदल किया और फेरबदल करने के बाद जो आपको दिल्ली प्रदेश के अलावा जो ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी के अलावा मैं संगठनात्मक रूप पर आपसे बात करना चाहता हूं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और हमारा पहला सवाल है सर कि जिस तरीके से पवार साहब ने आपको जिम्मेदारी दी है दिल्ली प्रदेश के साथ साथ ऑल इंडिया की जनरल सेक्रेटरी की, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर। आप इसको कैसे पूरा करेंगे और क्या इस पे पूरा करने की आपकी योजना है? देखिए, माननीय शरद पवार साहब ने जो विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और जिस भावना कामना के साथ उन्होंने जनरल सेक्रेटरी बनाया है, मैं उसको पूरी तरह से अंजाम दूंगा कार्य को और उनके विश्वास को कायम रखूँगा। हमें दिल्ली ही नहीं बल्कि दूसरे प्रांतों में भी माननीय पवार साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन करना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं और हम सब उसमें उनके सहायक होने वाले हैं। अभी नए अध्यक्ष बनाए थे हमने हरियाणा में, श्री वीरेंद्र राठौड़ जी। वो इसी 2 अक्टूबर को बड़ी सभा वहाँ पर कर रहे हैं और एनसीपी का कार्यालय खोल रहे हैं। हमें भी वहाँ जाना है। वो बहुत अच्छे और जुझारू साथी हैं और मैं समझता हूँ उनके नेतृत्व में हरियाणा में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बहुत अधिक विस्तृत होगी और वहाँ के लोग चाहते हैं कि इस तरह के लोग आगे आए जो लोगों के दुख में दुख समझें, सुख में सुख समझें और प्रजा के हित में हित समझें। ऐसे लोग यदि आगे आएंगे तो राष्ट्र का भला होगा। हम कोई बहुत बड़े बड़े दावे नहीं करते। कुछ इस समय इस तरह की चलन हो गया है इस तरह का कि लोग बहका करके रेवड़ियाँ बांट करके लोगों को लुभाते हैं और फिर सत्ता में आते हैं। सत्ता में आने के बाद वो तुरंत सब भूल जाते हैं जी, एजेंडा भूल जाते हैं, अपना क्या था क्या नहीं जी, उसका नाम तक नहीं लेते हैं जी। तो हमारी पार्टी वैसी नहीं है। माननीय शरद पवार साहब की ओर पूरा देश इस समय देख रहा है और आशान्वित है कि पवार साहब विपक्ष को इकट्ठा करेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में करिश्मा होगा। जी धन्यवाद। सर, एक सवाल हमारा आगे और है कि जिस तरीके से पवार साहब अभी उन्होंने आपको जिम्मेदारी दिल्ली के अलावा दी, लेकिन सर दिल्ली में जो चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव हैं और 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, उन लोकसभा चुनाव में सर किस तरीके से शरद पवार साहब को कैंडिडेट बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता सर? देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री पद का सवाल है, पवार साहब पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं, लेकिन वो स्वयं मानते हैं इस बात को और कहते भी हैं कि यदि हमें विपक्ष को इकट्ठा करना है वो काम मैं ज़रूर करूँगा और प्रयास करूँगा कि 2024 में इस समय जो लोग विपक्ष में बैठे हैं वो सत्ता में आए और जो सत्ता में हैं वो बाहर जाए। सर, अभी पिछले हफ्ते हरियाणा के फतेहाबाद में एक रैली हुई चौधरी देवीलाल जी के उसमें याद में। उस रैली में
पूरे विपक्ष के दिग्गज राजनीतिक इकट्ठे हुए, उसमें शरद पवार साहब भी गए। तो सब ये क्या शरद पवार साहब का ही एक पूरा एक डेकोरम था, जिसमें उन्होंने डेकोरम को कायम रखते हुए लोगों को एक मंच पर इकट्ठा करने की कोशिश की और लोग आए भी। क्या आपको लगता है कि विपक्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण गठबंधन बनेगा? देखिए, जब जब प्रजा को या प्रजाजनों को दुखी किया जाता है कुछ भी समझ के, तो फिर लोग इकट्ठा होते हैं। इस समय राज चल रहा है ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का, और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है और दुरुपयोग के माध्यम से लोगों को तंग किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो जो अत्याचार बढ़ेंगे, जो जो लोग इकट्ठा होंगे, और इकट्ठा होने का परिणाम ये निकलेगा कि जो लोग सत्ता में बैठ कर के इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं उनकी छुट्टी हो जाएगी। ये केवल यही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। जब जनता खिलाफ हो जाती है तो किसी को भी टिकने नहीं देती है। अभी उदाहरण आपने देखा श्रीलंका का, और अनेक जगहों पर इस तरह का होता है जी। ये जो इस तरह की बातें बढ़ेंगी, लोग इकट्ठा होंगे और अपने मन की बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद।